नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। भांडेर में आम आदमी पार्टी ने नगर परिषद चुनाव के लिए दस्तक दी है। आज आम आदमी पार्टी के लिए जिला उपाध्यक्ष राम मनोहर तिवारी की अध्यक्षता में वार्ड 1 में आम आदमी पार्टी की बैठक हुई। बैठक में पार्टी के दतिया जिला अध्यक्ष राघवेंद्र बुंदेला और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रवि वंशकार ने शिरकत की है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राघवेंद्र बुंदेला ने बताया कि आम आदमी पार्टी संपूर्ण मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ेगी और इसी क्रम में भांडेर नगर परिषद में अध्यक्ष समेत 15 वार्डों में पार्टी के प्रत्याशी उतारेगी। वहीं भांडेर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और भांडेर विधानसभा प्रभारी रवि वंशकार ने बताया कि आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है और हम गरीबों के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे। जब उनसे पूछ गया कि मुद्दों को लेकर कहा कि आप चुनाव में मैदान में होंगे, तो उन्होंने बताया कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक जैसे हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार का हवाला देते हुए कहा कि जो गरीबों के हित के बारे में दिल्ली सरकार ने काम किया है, इसी सरकार तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी हमारी पार्टी काम करेगी। देखिए हमारे संवाददाता बालमुकुंद तिवारी की विधानसभा प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष से खास बातचीत। नमस्कार, मैं बालमुकुंद तिवारी न्यूज 24 एक्सप्रेस से। आज मैं भांडेर विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने भी कूच कर दी है। भाजपा आई, कांग्रेस आई। चूंकि पहले विधानसभा चुनाव हुए उसमें मात्र 2 ही पार्टियां थीं, भाजपा और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में कूच कर दिया है। ऐसे ही भांडेर विधानसभा में भी सभी 15 वार्डों में आम आदमी पार्टी अपने पार्षद और एक अध्यक्ष खड़ा करेगी। आज हमारी भांडेर में आम आदमी पार्टी के कुछ पदाधिकारी और तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि वो चाहते क्या हैं। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी वंशकार जी। मैं उनसे बात करता हूं। वंशकार जी, जो आपने भांडेर में आज ये मीटिंग ली है, इसका क्या उद्देश्य है? आज वार्ड 1 में आम आदमी पार्टी द्वारा जो मीटिंग रखी गई है, उसका उद्देश्य एक है कि आम आदमी पार्टी भांडेर के सभी 15 वार्डों में अपने ईमानदार प्रत्याशी को उतारेगी, खड़ा करेगी और सारे जितने विकास हुए हैं जो और नगर अध्यक्षों द्वारा उनकी जांच करा के भ्रष्टाचार की जांच कराएगी और इन सब पर कानूनी कार्रवाई जो होगी उसे बरकरार रखेगी। कानूनी कार्रवाई होगी, उसे बरकरार रखेगी। लेकिन जनता क्यों चाहे, जनता आपको वोट क्यों दे? जनता से हमारी अपील है कि आम आदमी पार्टी की जो कर्मठ निष्ठा है और विकास की जो धारा है, वो दिल्ली से जो हो रही है, वो दिल्ली में जो है वो सारी व्यवस्थाएं आम आदमी पार्टी यहाँ भांडेर विधानसभा नगर पालिका में पूर्ण करेगी। इसलिए हम आशा करते हैं कि हमको यहाँ की जनता वोट करेगी। इनका कहना है कि दिल्ली जो करती है वो ही हम करेंगे, दिल्ली में काम होता है वो ही काम हम करेंगे, इसलिए यह वोट मांगेंगे। इसी दौरान मैं जिला अध्यक्ष जी बुंदेला जी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा, उनके भी विचार जानने की कोशिश करूंगा। बुंदेला जी, दिल्ली में जो हो रहा है, केजरीवाल जी काम करवा रहे हैं जैसे कि आप लोगों का कहना है। मध्य प्रदेश में भी क्या आगे आने वाला, अभी तो नगर निकाय चुनाव है, आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे तो दिल्ली की तर्ज पे आप काम करने वाले हैं क्या? पब्लिक हर चीज का टैक्स दे सकती है, तो उसके लिए बेनिफिट क्यों नहीं? ये केवल हिंदुस्तान के 31 मुख्यमंत्रियों में एक मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने बताया है कि टैक्स अगर पब्लिक दे तो उसको डबल करके जो है लौटाया जाए। उनने पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पर इतना काम किया है कि अब दिल्ली में इस जन्म में तो जाने वाली नहीं है दिल्ली सरकार केजरीवाल जी की। आने वाले विधानसभा में मध्य प्रदेश में भी यही होगा। लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसको वोट दे रहे हैं। भाजपा हो चाहे कांग्रेस, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये इन लोगों ने केवल पब्लिक का शोषण किया है, उनसे टैक्स वसूला जा रहा है। 100 रुपए पेट्रोल हो गया, 150 रुपये किलो तेल हो गया, 850 का सिलेंडर हो गया। बोलो अब पब्लिक क्या करे?
केवल एक ही विकल्प बचा है अब केजरीवाल। उसने ही बताया है कि जो है पब्लिक के टैक्स को कैसे वापस किया जाता है। इन लोगों ने लूटा है कांग्रेस और भाजपा। एक ही विकल्प बचा है केजरीवाल। भाजपा ने और कांग्रेस ने जनता को कैसे लूटा है, ये कहना है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का। अब देखते हैं कि इस नगर निकाय चुनाव में मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी कितना रंग लाती है, कितनी सीटें लाती है, क्या करती है। मुकुंद तिवारी, भांडेर। उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के द्वारा जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर आज औचक निरीक्षण किया और अस्पताल पहुंचकर यहां भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा कर अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यहां आने वाले मरीजों को रेफर करने के सवाल पर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि प्रसूता महिला जो कि डॉक्टर्स की सलाह के विपरीत अपना घबरा कर चली गई थी, उसे जबलपुर रेफर कर दिया जाएगा। बाद में उसे वापस बुलाया गया। यहाँ की प्रशासनिक कड़ी में जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनके ऊपर जांच कराई जाएगी। आज आपके द्वारा हॉस्पिटल में औचक निरीक्षण किया गया व्यवस्थाओं को लेके, और वहाँ पर आपने क्या देखा व्यवस्थाओं में और आपके द्वारा क्या निर्देश दिए गए? आज के एक समाचार पत्र में खबर थी कि एक महिला जो अपने बच्चे के साथ PICU पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट थी, वो अस्पताल की खराब व्यवस्थाओं जैसे कि खाना ना मिलना या डॉक्टर के नहीं देखने के कारण अपने बच्चे को लेकर वापस चली गई। इस खबर को पढ़कर मैं आज अचानक पहुंचा अस्पताल और उस महिला को भी वापस गांव से अस्पताल बुलवा लिया, महिला से बातचीत की। तो यह तो सरासर असत्य है कि अस्पताल में खाना नहीं मिल रहा था उसे या डॉक्टर ने नहीं देखा था। वह 9 तारीख को अपने बच्चे के साथ PICU में एडमिट हुई थी और उसके बच्चे का प्रॉपर इलाज किया गया। डॉक्टर के नोट्स भी केस शीट में लगे हुए हैं। डॉक्टर ने उसको बराबर 2-3 दिन तक देखा। खाने की कोई समस्या नहीं थी। मेरी बातचीत हुई महिला से, उसके द्वारा बताया गया कि खाने की कोई समस्या नहीं थी, परंतु उसको जो डर लगा वो इस बात का था कि जबलपुर रेफर कर देंगे, जबलपुर जाना पड़ेगा। इस वजह से 11 तारीख को वो डॉक्टर की सलाह के विपरीत बच्चे को लेकर अपने गांव चली गई थी। मगर हमारी व्यवस्था की ये त्रुटि है कि 11 तारीख को जाने के बाद भी इसकी खबर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर या ANM द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी गई, जिससे कि उसकी काउंसलिंग कर उसे पुनः लाने का प्रयास किया जाता, जैसे कि अब लाया गया। तो इस बारे में मैं दोषी का निर्धारण कर, जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही करूंगा और इस महिला का पूरा इलाज किया जाएगा, महिला के बच्चे का पूरा इलाज किया जाएगा। यदि जबलपुर भेजने की बात होगी तो भी प्रॉपर व्यवस्था के साथ उसके साथ यहाँ से किसी व्यक्ति को साथ में भेजकर जबलपुर इलाज कराया जाएगा। उसके बच्चे को इलाज का अभाव नहीं होने दिया जाएगा। श्री खाटू वाले श्याम जी महाराज का भव्य भजन संकीर्तन संध्या का आयोजन नगर कुरावर में बैंक ऑफ इंडिया के सामने 56 भोग लगाकर मशहूर गीतकार श्रीमती केमिता जी राठौर उदयपुर और अमित जी पारीक मक्सी के द्वारा शानदार भजनों की प्रस्तुति की। इस भजन संध्या के आयोजन में कुरावर नगर के हजारों लोगों के द्वारा हारे का सहारा बाबू खाटू श्याम हमारा के दरबार में नाचते गाते हुए अर्जी लगाई गई। भजन संध्या के उपरांत बाबा खाटू श्याम वाले श्याम जी महाराज की आरती उतारी गई और महाप्रसादी का वितरण हुआ। विदिशा में डंडापुरा में बड़ी संख्या में किन्नर समाज निवास करता है, जिनका मुख्य पेशा शादी ब्याह, बच्चों के जन्मदिन पर बधाइयां गाकर सम्मान स्वरूप राशि संबंधित परिवार से ली जाती है। ये किन्नर समाज के लोग विदिशा के आसपास के गांवों में जाकर अपना भरण पोषण करने के लिए लोगों के घरों में जाकर बधाई गीत गाते हैं। लेकिन कुछ समय से किन्नर समाज को ये जानकारियां मिल रही थी कि उनके जैसे भेष और पहनावा रखकर कुछ लोग किन्नर का स्वांग रचकर पैसे उगाए का काम कर रहे हैं। ये कई महीनों से चल रहा था, लेकिन डंडापुरा में निवास करने वाली टोली नायक रत्ना किन्नर ने पूर्व की तरह आज भी अपने समाज के लोगों को नौलास गांव में बधाइयां गाने को भेजा। लेकिन वहां सब अचरज में पड़ गए जब उन्हीं के भेष, स्वांग और भाषा का प्रयोग करके दो लड़के बधाइयां गाते हुए मिले,
जब इन्होंने इन लड़कों को रोकना चाहा तो ये भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन स्थानीय गांव वालों के सहयोग से इन्हें पकड़ा गया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। वहीं सही मायने में किन्नर वो नहीं निकले, केवल भेष रखकर वो लोगों से पैसा वसूली कर रहे थे। इतना देखते ही वहां मौजूद किन्नर समाज के लोग और स्थानीय लोगों ने इन दोनों को धर दबोचा और जमकर जूते चप्पलों से पिटाई की। लोगों ने उन किन्नरों का सहयोग करते हुए भी दोनों युवकों की पिटाई शुरू कर दी। बाद में समाज के लोग विदिशा के झंडापुरा में अपने निवास, जहां पर मुख्य किन्नर नायक रत्ना रहती हैं, वहां पर लेकर आए और उनके सारे कपड़े उतरवा दिए। हालांकि दोनों के कपड़े उतारकर इनके मुंडन कर डाले और हिदायत देकर इन्हें छोड़ दिया। हालांकि इस पूरे वाकया पर किन्नर समाज का कोई भी बयान देने तैयार नहीं है, ना ही पुलिस में उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज की है। आ जाए इधर को बीच में को आना, पहले इसको बना, पोंछा लगाऊं फिर बना दे, इसी का बना दो पहले, बना बेटा बना दो। बोलो दादी, पहले बोलो रेशमी बोलो दादी, बोलो बोलो दादी। आए क्या गले पकड़ा इनको, खैर गले में पकड़ा है। गांव मांग रहे थे, 2 साल से परेशान थे हम। इनको पकड़ा 2 साल से, इतना हैरान परेशान कर रखा है इन्होंने हमें। जो आज पकड़ में आए हैं ये बाल मूड रही हूँ इनके, गंजा कर रही हूँ इनको। कौन से गांव मिले थे? बहुत दिन से मांग रहे हैं, बहुत दिन से मांग रहे लोग, आज मेरे गाँव में 9 लाख के आगे मिले ये। एक और है संग में, ये है दोनों को गंजा करूंगी, दोनों मर्द मुखड़ा। ए रे चेहरा देखा अपना, अच्छे खासे मर्द लौंडे। नहीं तो भैया बना कौन अपन बना रहे हैं, मांगी भर रखी देखो। पता नहीं किसके नाम की मांगे भर रखी है इन्होंने। ये रखे इनके कपड़े, साड़ी, लत्ते, जूते, चप्पल सब रहे। ऐसे ही है भैया, क्या कहें। मारा कुट्टी नहीं करो, बंद करो। शहर सबलगढ़ में वार्ड क्रमांक 6 में गंदगी का माहौल। वार्ड वासियों का कहना है कि ना ही कोई झाड़ू लगाने आता और ना ही नालियों की सफाई की जाती है। वार्ड वासियों का कहना है कि सीएमओ से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सिवारे में वार्ड नंबर 6 से यहाँ गंदगी रामपुर रोड पे नौलका में वार्ड नंबर 6 में यहाँ ना तो कोई नगर पालिका से झाड़ू लगाने आता, ना यहाँ कोई सफाई पे ध्यान देता। और वार्ड में इतनी गंदगी हो रही है कि हमारे यहाँ पूरे बस्ती वाले इतने परेशान हैं कि यहाँ निकलने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और 20 साल से यहाँ कोई पार्षद बना नहीं है, और बना है तो हर मोहल्ले का कागज में बन गए हैं और कार्ड पूरे यहाँ हो चुके हैं। और ना ही तो हमारे मोहल्ले में कभी आरसीसी हुई और ना कभी खरंजा हुआ, और नाली कभी यहाँ सफाई होती नहीं है, और ना ही कर्मचारी यहाँ कोई झाड़ू लगाने आता नहीं। और कर्मचारी यहाँ आता नहीं है, ना कोई झाड़ू लगाता कहीं बिल्कुल। और कहीं भी आवेदन दे रहे, कोई भी शिकायत कर देंगे। आज तक ये क्या है, हमारे मोहल्ले में ये खान नाला है, खान नाली इतनी कीचड़ है, महिलाएं बच्चे पढ़ने से बिल्कुल वंचित हो रहे हैं। पढ़ने लिखने में नालियाँ साफ नहीं है, नालियाँ चौक डली है। आश्वासन दे रहे आते हैं, कोई भी नहीं आता है यहाँ झाड़ू लगाने के लिए नहीं आता है। बोलते हो जाए, कल हो जाए, ये काम कभी आश्वासन देते रहते हैं। कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं आता है। पैसा दे दो तो सफाई कर जाएंगे, पैसा दे दो तो मवेशी फेंक जाए, पैसा दे दो तो कुत्ते ने फेंक जाएंगे। यहाँ वैसे कोई नहीं आता झाड़ू लगाने, कभी कोई लगाने कोई आता ना, कचरे की गाड़ी आ रही है, ना कुछ भी आ, नगर पालिका का कोई सहयोग नहीं है इधर। आज 22 फरवरी अग्निहोत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित अग्निहोत्र कार्यक्रम समारोह श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर गौशाला में सुबह 6:30 बजे सूर्योदय के समय महात्मा गांधी एग्रीकल्चर एंड रूरल वेलफेयर सोसाइटी और अग्निहोत्र परिवार इंदौर के सानिध्य में किया गया। मुख्य अतिथि श्री बलराम सिंह जी, पूर्व प्रचारक आरएसएस और राष्ट्रीय समन्वयक के साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय महू के कुल सचिव दिनेश शर्मा जी के सानिध्य में संपन्न हुई। आज ही महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 श्री स्वामी माधवानंद जी महाराज की पुण्यतिथि पर और महात्मा गांधी एग्रीकल्चरल एंड रूरल वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक, संरक्षक, गौ सेवक, सुप्रसिद्ध नाड़ी वैद्य स्वर्गीय श्री रामचंद्र सोनी जी दादा जन्मतिथि के उपलक्ष्य में गौ सेवा की गई। साथ ही साथियों ने अग्निहोत्र किया। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत मिलिंद देसाई, पंडित धनंजय धारवा, प्रभाती शुक्ला,
सीए दीपेश श्री पाटिल जी और विनोद चौहान ने किया। साथ ही इस अवसर पर अग्निहोत्र पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। संस्था विगत 2011 से स्वच्छता के लिए लगातार शपथ लेकर सभी धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक कार्यक्रमों में स्वच्छता की शपथ कराती आ रही है। आज भी स्वच्छता की शपथ कराई गई। साथ ही लोगों से पशु पक्षियों को पानी दाना देने की अपील की गई। इंदौर के रंजीत हनुमान मंदिर के पीछे चांदमारी कंपाउंड के ग्राउंड में रविवार दोपहर को हिंदू युवा जनजाति संगठन की प्रादेशिक कार्यकारिणी के घोषणा को लेकर एक आयोजन हुआ, जहां प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारी आयोजन में मुख्य रूप से अलीराजपुर के पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान, दिलीप चौहान और कई लोग मौजूद रहे। वहीं आयोजक दिनेश डोडिया ने बताया कि इन दिनों प्रदेश में धर्मांतरण बड़े स्तर पर चोरी चुपके हो रहा है। इसे रोकने और धर्म की रक्षा के लिए हिंदू युवा जनजाति संगठन काम कर रहा है। आयोजक दिनेश डोडिया ने बताया कि यह आयोजन सामाजिक मुद्दे के लिए रखा गया है। आदिवासियों को इसमें परेशानी होती है। इंदौर में रहकर छात्रों को रहने की व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, इंदौर संभाग के आदिवासी छात्रों को पढ़ने की अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती है, जिसके चलते छात्र परेशान होते हैं। अलीराजपुर के पूर्व विधायक से मांग है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी आदिवासी धर्मशाला इंदौर में बनाई जाए। वहीं मुख्यमंत्री के आदिवासी हित योजना का फायदा नहीं मिलने की बात भी कही। आज जो आयोजन है हिंदू युवा जनजाति, क्या आयोजन है? आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं हिंदू युवा जनजाति संगठन के यहाँ की टीम को बहुत बहुत बधाई देते हुए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश में झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन ये आदिवासी जिले हैं और यहाँ पर आदिवासी समाज के सामने कुछ चुनौतियाँ हैं। जैसा आप देखते होंगे कि इन जिलों में जो आदिवासी गरीब भाई बहन रहते हैं, वहाँ पर एक धर्मांतरण का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर हिंदू युवा जनजाति संगठन आदिवासी समाज के बीच में जाकर हिंदू समाज और आदिवासी को जन जागरण करना। आपने देखा होगा पिछले दिनों में विदेश की जो शक्तियां हैं, वामपंथी दल, जो हमारे आदिवासी भाई और बहनों को लालच देके स्वास्थ्य के नाम पे, शिक्षा के नाम पे धर्मांतरण करने की जो साजिश चल रही आदिवासी जिलों में, उसको हिंदू युवा जनजाति संगठन के माध्यम से रोकने का प्रयास करेंगे। उसमें हम सब लोग आदिवासी होने के नाते इस संगठन के पीछे हम सब लोग हैं। भाई साहब, आप पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और सत्ता दल से हैं, क्या कहेंगे? महंगाई बहुत चरम सीमा पर हो रही है, आप क्या कहेंगे इसमें? आपका क्या विषय? देखिए, एक तरफ हिंदुस्तान में किसान फसल का अच्छा दाम मिले, एक तरफ महंगाई। अब मुझे बताइए, आज हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अगर जनता से सरकार टैक्स वसूलेगी नहीं तो जनता के विकास कैसे होंगे? आज पेट्रोल की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि 2014 में पेट्रोल 80 से 82 रुपये था। अगर इसी जगह पर अगर कांग्रेस की सरकार होती तो यही पेट्रोल 120 से 25 रुपये लीटर बिकता है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसको रोक के आज भी रखा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देश के अंदर वाहनों की संख्या बढ़ी, मोटरसाइकिल की संख्या बढ़ी है, तो डीजल और पेट्रोल के भाव थाना भवन जनपद शामली नगर पंचायत कार्यालय थाना भवन में टीम वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से शिक्षा जागरूकता को लेकर एक सेमिनार का आयोजन हुआ। मौके पर टीम वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में वक्ताओं और छात्राओं के बीच शिक्षा की जागरूकता पर अपने विचार रखे। वहीं वक्ताओं ने समाज के अंदर युवाओं को शिक्षा के प्रति अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत की आवश्यकता है। बगैर शिक्षा के बेहतर शिक्षित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। समारोह में वक्ताओं ने शिक्षा जागरूकता के प्रति जोर दिया और कहा कि इसके लिए युवाओं को एकजुट होना होगा।
सेमिनार कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश उर्दू टीचर्स एसोसिएशन राव अब्दुल सत्तार, डायरेक्टर ऑफ श्री रतन क्लासेस राजकुमार सैनी, डायरेक्टर ऑफ रॉयल इंडियन एकेडमी महबूब अहमद के साथ कई लोग मौजूद थे। इन वक्ताओं ने महिला शिक्षा और लड़कियों की शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कई लोगों को प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया। चीफ गेस्ट के रूप में अधिशासी अधिकारी मेघा गुप्ता जी रहीं और विशिष्ट अतिथि मोहम्मद अहमद, मांगेराम सेनी, देवेंद्र पंडित, गुफरान अली राणा, इंतजार अहमद, राव सलीम आदि लोग मौजूद रहे और प्रोग्राम में शामिल शारिक सिद्दीकी, शुएब सलमानी, दानिश सलमानी, परवीन कुमार आदि का सहयोग रहा। अनवरत आगमन में आना हुआ है और किस विषय में आना हुआ है, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, यहाँ पर हमारी एक संस्था है, बहुत एक्टिव संस्था है हमारी, टीम वेलफेयर ट्रस्ट जी सर। और जिसका काम है एजुकेशन की फील्ड में काम करना और जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं उनको सही राह दिखाना और उनकी फाइनेंशियली भी या जैसे भी वो एड चाहते हैं उनको एड देना। इसी मकसद के तहत हम लोग यहाँ पर आए। तो बच्चों के लिए आपने क्या यहाँ पे मोटिवेशन दिया है कि क्या देखा है कि ये ट्रस्ट जो बना है, टीम वेलफेयर ट्रस्ट बना है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? किस तरह से काम लेके चलेगा? क्या ये सक्सेस हो पाएगा आपको लगता है? देखिए, अगर हमें नया हिंदुस्तान बनाना है और कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़नी है, हमें प्रगतिशील से डेवलप कंट्री की तरफ आना है, तो हमें ये ऐसी छोटी छोटी संस्थाएं बना कर अपने यूथ को गाइड करना पड़ेगा। और जिस देश का यूथ सही राह पर आ जाए और उसका जो टैलेंट है सही दिशा में लग जाए, तो फिर वो उस देश की तरक्की से मतलब उस देश की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता और वो एक दिन दुनिया में अपना डंका बजाएगा। तो यही काम ये संस्था कर रही है। और हिंदुस्तान में जो आजकल का जो माहौल चल रहा है, एक जहरीला माहौल है और जो हमारा यूथ है उसको मिसगाइड किया जा रहा है, वो भटक रहा है, उसका टैलेंट जो है वो एकदम गड्ढे में जा रहा है। तो ये छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो जिन्हें मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो बहुत ही एक समझिए कि कम खर्चे पर और बड़ी मुश्किलात के साथ में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और जो मसाइल इनके सामने होते हैं वो हम बखूबी सब लोग वाकिफ़ हैं कि इन्हें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। ये सब लोग एक टीम की शक्ल में थोड़ा थोड़ा वक्त और थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ करके थोड़े थोड़े एफर्ट के साथ में ऐसे काम करते हैं। तो इन्हीं से ही बड़े बड़े अचीवमेंट आते हैं और इसी का नज़ारा हमने यहाँ पर देखा। और हमने जो यहाँ पर किया है उन बच्चों और बच्चियों को खासतौर से, ये भी नहीं है कि ये किसी एक कम्युनिटी या किसी एक रिलीजन के बच्चे थे, तमाम हिंदुस्तान की जो एक शक्ल है, संविधान जो है यहाँ प्रजातांत्रिक है, उसी गुलदस्ते की तरह यहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद थे। सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब वो मंजर यहाँ पर मौजूद था। स्टेज पर भी वही लोग थे। यहाँ पर एक मुकम्मल हिंदुस्तान की शक्ल में यहाँ पर ये हॉल नज़र आ रहा था और देख करके बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों ने जो गाँव ग्रामीण जो परिवेश है उसके मुताबिक बच्चों को क्या क्या मसाइल दरपेश होते हैं, फाइनेंशियली भी और सामाजिक भी, और फिर घरेलू जो मामला है उसके तहत जो भी हम ये मदद कर सकते हैं और उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, वो हमने सब कुछ करने की कोशिश की। एक नॉर्मल हालात में उन्हें मोटिवेट किया है कि जिससे कि वो मोटिवेट होकर के कामयाबी की सीढ़ी चढ़े। आप किस पद पे विराजमान है माननीय? मैं उर्दू टीचर वेलफेयर एसोसिएशन चलाता हूँ, उसका मैं स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं एक मुस्लिम राजपूत समाज से आता हूँ और राजपूत समाज की जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं, वो भटक गए हैं अपने उससे, और वो समाज को अपना कंट्रीब्यूशन दे, उसके तहत उस समाज को गाइड करने का हम काम कर रहे हैं और एजुकेशन की फील्ड में हम काम कर रहे हैं, जिससे कि वो एक समृद्ध और सभ्य समाज की श्रेणी में आकर के जो उसके अंदर काबिलियत है, जो उसके अंदर जुझारूपन है, जो बहादुरी है, वो तमाम इंसानियत के लिए कारआमद हो, बजाय इसके कि वो जुल्म और ज्यादती का शिकार हो या वो गलत राह पर भटके। वो मिशन भी हमारा एक मेन मिशन है और हिंदुस्तान में उसका राष्ट्रीय संयोजक। टीम वेलफेयर सोसाइटी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, इस टीम को मुबारकबाद दी आपने। इसके बारे में आप इनकी हौसला अफजाई के लिए, इनका मार्गदर्शन के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं शहजाद भाई ने मुझे फ़ोन किया और इनकी मोहब्बत इतनी थी कि मैं मना नहीं कर पाया, जबकि बहुत बिजी शेड्यूल में था मैं। और सुहेल राणा जी इनका एक बहुत जोशीले नौजवान है माशाल्लाह, इन कामों में एक्टिव रहते हैं
और वसीम त्यागी, इनका बहुत बड़ा रोल है वहाँ पर, और हमारे सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और पूरा कोर ग्रुप जो इनका है, मैं उन तक सबको तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि जो यहाँ के जो अच्छे अच्छे लोग हैं, थाना भवन और अतराफ़ के लोग हैं, उन लोगों का भी सहयोग इसमें ये लोग लें, और हम जो भी इसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, जिस काम आ सकते हैं, तो हमारी पूरी टीम वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट यहाँ पर हैं, आपके साथ रहेगी। आप इसके आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा मैसेज दिया, और आगे आपकी क्या कार्य प्रणाली है, किस तरह से आप आगे कार्यक्रम करेंगे, थोड़ा सा उस पर संक्षेप में। टीम वेलफेयर ट्रस्ट का जो मेन मोटिव है वो है शिक्षा को बढ़ावा देना, और मुझे उम्मीद है हमारी कोर कमेटी के अलावा हमारे जो कस्बे के जिम्मेदार लोग हैं वो हमारा इसमें साथ देंगे, और इंशाल्लाह जो हमारा मेन मोटिव है एजुकेशन को लेकर, हम उसको आगे बढ़ाएंगे, और हमारे जितने कस्बे के समाज सेवी लोग हैं वो हमारा साथ देंगे और इसे हम आगे बढ़ाएंगे। थाना हल्दोड़ के समीपवर्ती गांव में एक युवती के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर उसकी पुत्री के साथ 20 फरवरी की अर्धरात्रि में पड़ोस के रहने वाले युवक, जो कि अपने मामा के यहां रहकर कोचिंग कर रहा था, उसके द्वारा रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि दुष्कर्म की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि इस युवक ने युवती के साथ जबरन बलात्कार का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि पीड़िता एक दूसरे को जानने वाले और सजाती हैं। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पता चला कि युवती की मृत्यु हो गई है। युवती के परिवारजनों के द्वारा उसकी मृत्यु फांसी लगाकर होने की बात कही जा रही है, जबकि पिता के द्वारा उसकी मृत्यु बीमारी से होना बताया गया है। पंचायतनामा बनाकर पोस्टमार्टम संबंधी कार्रवाई की जा रही है। जांच के दौरान पाया गया कि 4-5 वर्ष पूर्व पीड़िता कक्षा 9 पढ़ने के बाद पीड़िता ने पढ़ाई छोड़ दी थी, और पीड़िता के बालिग नाबालिग होने के संबंध में कॉलेज से प्रमाण पत्र प्राप्त कर आयु का निर्धारण होने पर पॉक्सो एक्ट आदि धाराओं से संबंधित कार्रवाई की जाएगी। आज 21 फरवरी को थाना हल्दौर में एक मुकदमा कायम हुआ, अपराध संख्या 42/21, धारा 452, 376, 511 IPC का। पीड़िता के पिता द्वारा तहरीर दिया गया कि उसकी लड़की के साथ 20 तारीख की अर्धरात्रि में पड़ोस का रहने वाला एक युवक बलात्कार करने का प्रयास किया। आरोप के आधार पर, जांच पड़ताल के आधार पर आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। मूल रूप से वह थाना मंडावली क्षेत्र का रहने वाला है, जो अपने मामा के यहाँ रह करके पढ़ाई एवं कोचिंग का कार्य करता था। लड़का लड़की एक दूसरे को जानने वाले, पड़ोस के तथा सजाती हैं। लड़की माइनर थी या मेजर। सर्टिफिकेट निकलवा करके कल परीक्षण होगा, कॉलेज से सर्टिफिकेट निकलवाया जाएगा। यद्यप 4-5 साल पहले वह 9th तक पढ़ी हुई थी। यह भी ज्ञात हुआ कि आज उस लड़की की मृत्यु हो गई। मृत्यु के कारण के संबंध में परिजनों द्वारा बताया गया कि उसने फांसी लगा लिया। उसके पिता द्वारा बताया गया कि वह बीमार थी। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है। पोस्टमार्टम करने के बाद तथ्यों का पता चलेगा। उसी के अनुसार पॉक्सो एक्ट की वृद्धि एवं धारा 306 IPC की वृद्धि एवं तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। खजुराहो नृत्य समारोह के दूसरे दिन कमिश्नर मुकेश कुमार शुक्ला परिवार के साथ पहुंचे। नृत्य समारोह देखने के लिए पुलिस विभाग के IG अनिल शर्मा और कमिश्नर ने परिवार के साथ कलाकृतियां देखी और खजुराहो नृत्य समारोह मंदिर प्रांगण में कराए जाने का प्रयास रहने की बात कही। खजुराहो के अलंकृत भव्य मंदिर, जो कि अपनी शिल्पकला, अकल्पनीय मूर्ति कला और सर्वोच्च मध्यकालीन स्मारक के रूप में स्वर्णिम इतिहास संजोए हैं, वो आध्यात्म और श्रृंगार की जुगलबंदी के रूप में विख्यात और स्थापित हैं। वहीं 47वें खजुराहो नृत्य समारोह बीते समय की व्यवस्था के कारण मौन हो चुके मंचों को ध्वनि प्रदान कर रहा है। खजुराहो महोत्सव के माध्यम से गीत, संगीत और नृत्य के रंगों में ये मंच रंगा रहेगा। एक प्रसंग और हमारी अंतरात्माएं आज से 26 फरवरी तक अग्रसर होते रहेंगे। दूसरी बार शामिल हुए हैं सर, कैसा अनुभव रहा आपका? मैं ये सही है, दूसरी बार शामिल हुआ हूँ, और ये आज का जो इस बार का जो कार्यक्रम है वो कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब के प्रयासों से 44 साल बाद जो मंदिर के प्रांगण में हुआ है, ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम हुआ है आज।
और जो अगले कार्यक्रम भी हैं वो बहुत अच्छे होंगे खजुराहो और उम्मीद ये कर रहे हैं कि आगे भी यहीं होता है। पश्चिमी मंदिर समूह के सामने पर्यटक पुलिस का एक बूथ बनाया गया है, लेकिन पर्याप्त पुलिस बल नहीं है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर्यटन के दृष्टिकोण से पर्याप्त पुलिस बल और उनको संसाधन दिए जाने चाहिए जिससे कि ग्राउंड खजुराहो भी वो जा करके पर्यटकों की सुरक्षा कर सके? बिल्कुल आपका कहना सही है। खजुराहो जो है पर्यटक शहर है और यहाँ पर पर्यटक पुलिस होना चाहिए। उसके लिए बूथ भी बना हुआ है, चौकी बनी हुई है और वहाँ पर जैसे ही हम लोगों के पास बल उपलब्ध होता है उसकी भी पूर्ति की जाएगी। थैंक यू सर। बहुत अच्छी अनुभूति हुई और मैंने आज सपरिवार खजुराहो नृत्य समारोह में नृत्य का आनंद लिया और ये एक विश्व विख्यात कार्यक्रम है जो मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है और बहुत ही अच्छी प्रस्तुतियाँ यहाँ हुई और सभी ने इसका बहुत ही अच्छा आनंद लिया। मैं आने वाले दिनों के लिए भी इस कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं। सर्वप्रथम सर कलेक्टर साहब और आपको धन्यवाद कि आपने 44 साल बाद यहाँ पर फिर से खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू हुआ। इसके लिए सर आप लोग को धन्यवाद के पात्र हैं। क्या सर हर वर्ष यहीं होगा? जी धन्यवाद, थैंक यू। यहीं पर होगा सर हर वर्ष ये मंदिरों के अंदर? अब आगे भी हमारे प्रयास जारी रहेंगे। थैंक यू सर। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।